नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि पिछले 25 साल से गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक साहित्यकार हैं। जी हाँ, आपने ऐसे ही सुना, वो एक साहित्यकार हैं। उनका नाम लक्ष्मण राव है। उनकी जन्मभूमि कह सकते हैं महाराष्ट्र रही, लेकिन उनकी कर्मभूमि दिल्ली रही। क्योंकि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वो पिछले 45 साल से अपने ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा उम्र इस दिल्ली शहर में व्यतीत किए हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र से चल के दिल्ली तक के आने का सफ़र क्या रहा और अभी वो तत्काल में वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं। और आपको एक अहम बात बता दें कि कोरोना काल से पहले वो यहीं दिल्ली हिंदी भवन के सामने एक चाय का दुकान लगाते थे और साथ साथ अपने लेखनी का भी काम करते थे। और रात में वो लोगों को जब दिन में टाइम नहीं मिलता है तो वो रात में समय निकालकर किताब लेखन का काम करते थे और उनकी साहित्य से एक अलग रुचि रही है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि उनकी पहली पुस्तक क्या रही और यहाँ तक का उनका सफ़र कितना दुखदायी रहा या फिर कितना सुखद रहा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आपके चैनल को शुभकामनाएं जो आप इस तरह से। और आप खुशी की बात ये भी बता रहा हूँ तो कल 22 जुलाई था और 22 जुलाई ये मेरा जन्मदिन होता है। तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सोचते हैं कि हमारा जन्मदिन जब आता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन हम एक साल और पीछे चले गए हैं आगे। लेकिन हमने क्या करना, लेकिन हम अपना जन्मदिन ऐसे मनाते हैं, आगे भी और कुछ करना है। तो अब अगले एक साल तक, अगले 22 जुलाई तक हमने क्या उपलब्धियाँ करना है, ये पीछे गए हुए 22 जुलाई को हमने सोचा था। वस्तुतः मैं यहाँ पर 45 साल हो गए इसी आईटीओ पर विष्णु दिगम मार्ग पर ये जो फुटपाथ बना हुआ है, इस फुटपाथ पर मैं पिछले 45 सालों से बैठा हूँ। यहाँ पर मैंने 25 साल तक चाय बेची है, 15 साल पान बीड़ी सिगरेट बेचा है और इसके पहले मैंने आजू बाजू के भवनों पर मजदूरी की है, ढाबों पे बर्तन साफ किए हैं। लेकिन मेरे दिल में जो एक जगह बनी हुई थी वो थी गुलशन नंदा। और मैं गुलशन नंदा जी की उपन्यास पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि उन दिनों जब मैं पढ़ रहा था, वो 63-64 की बात, मेरे गांव का एक लड़का था, वो नाम था रामदास। ये रामदास उपन्यास ये उन्हीं दिनों से मैंने लिखा। हालांकि मेरी कोई भाषा नहीं थी, मेरा कोई व्यक्तिगत लेखक ये दृष्टिकोण नहीं था, लेकिन एक मन में उमंग थी कि इस लड़के के ऊपर हम एक उपन्यास तैयार करते हैं। और हम ये सोच रहे थे कि अगर ये गुलशन नंदा जी है तो हम गुलशन नंदा जी क्यों नहीं बन सकते हैं। बच्चे कहते हैं मैं सीए कर रहा हूँ, मैं सीए करूँगा, मैं एमबीबीएस करूँगा, मैं इंजीनियरिंग करूँगा। मैंने सोचा मैं गुलशन नंदा जी क्यों नहीं बन सकता हूँ। लेकिन आज 45 अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा कि जो मैंने संघर्ष किया, और अब तक मैंने 25 पुस्तकें लिखी है। ये 25 पुस्तकें लिखी है, छपी है, और ये 14,000 रुपये का संस्करण है। जिसे भी खरीदना हो 14,000 रुपये की 25 किताबें हैं एक साथ। और यही उपलब्धि है। अगर कोई प्रमाणित है या प्रमाण है, कोई दस्तावेज है, तो वो ये है कि मैं गुलशन नंदा जी बन गया हूँ। अब तो खैर मैं शेक्सपियर बनना चाहता हूँ, आगे का मेरा सपना ये है। लेकिन इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। दिल्ली में आया था, मैं 10वीं पास था जब लेखक बनने की बात कर। आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आपकी एक छोटी उम्र में आप जिस तरीके से महाराष्ट्र से चल के दिल्ली में आए, तो महाराष्ट्र से यहाँ आने के पीछे की वजह क्या रही है और क्यों, ऐसा क्या कारण हुआ कि आप महाराष्ट्र से, क्योंकि अगर आपको लेखक ही बनना था तो आप महाराष्ट्र में भी बैठ के हिंदी लेखन कर सकते थे, तो दिल्ली को ही आपने क्यों चुना? वजह ये थी कि जो मैं पुस्तकें पढ़ता था हिंदी की, चाहे गुलशन नंदा जी को या और भी हो, तो उसमें अधिकतर प्रकाशकों के नाम दिल्ली के होते थे और हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें दिल्ली से प्रकाशित होती थी। तो मैंने उन्हीं प्रकाशकों के एड्रेस पर कुछ लोग प्रकाशकों को मैंने पत्र लिखे, पर जवाब कैसे मिलता था। एक प्रकाशक ने कहा कि आप आइए और अपनी रचना दिखाइए, तब मेरा उत्साह बढ़ गया। लेकिन वो उसने एक कल्पना की थी, मैं चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, उसे रोकने के लिए उसने कहा था कि आप आइए, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी, वो मुझे निमंत्रण नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई ना कोई छापेगा इसे। लेकिन उस टाइम मैं 10वीं पास करके अमरावती शहर आया, वहाँ पर मैं 5 साल एक मिल में काम करता रहा
और 1975 में वो मिल बिजली कटौती के कारण बंद हो गया। तो मुझे लगा अब यही एक मौका है, अब यहाँ से चल देना चाहिए। और मैं 40 रुपये लेके अपने तड़ेगांव दशासर से अमरावती आया, अमरावती से भोपाल आया। भोपाल में पैसे ख़त्म हो गए तो दिल्ली आने के लिए टिकट नहीं था। तो 3 महीने मैंने मजदूरी की और 32 रुपये का टिकट काट कर दिल्ली आया। 90 रुपये कमाए भोपाल में मैंने और जुलाई महीने में दिल्ली आया। अर्थात मेरा सपना धीरे धीरे पूरा हो गया था। यहाँ पर मैं बिरला मंदिर की धर्मशाला में रहा और उसके बाद मैंने सोचा यहाँ आकर भी मुझे या तो भवनों में मजदूरी करने पड़ेंगे या किसी ढाबों पर बर्तन साफ करने पड़ेंगे। ये सोचकर मैं यहाँ आया था और यही काम करने लग गया। 2 साल तक मैंने यही किया, क्योंकि अगर मैं कि नौकरी करता तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन इसमें भी मैंने सफलता पाई। यहाँ दुकानें थी, दुकानों के एक लाला कहने लगा कि तू अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, तू ऐसा कर हमारी दुकान का भी ध्यान रखा कर, एक दुकान लगा तू पेड़ के नीचे पान की। तो मैंने पान की दुकान लगा कर वहाँ पान बीड़ी सिगरेट बेचता रहा। और सौभाग्य की बात यह है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दरियागंज में किताबों की दुकानें होती थी, संडे बाज़ार जिसे हम पुस्तक बाज़ार कहते हैं। और वहाँ से जाकर मैं पुस्तकें खरीदता था। वहाँ से मुझे शेक्सपियर, लेनिन, गोर्की, मार्क्स, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अमृता प्रीतम ऐसे बड़े बड़े लेखकों का पता चला। मैंने कहा लक्ष्मणराव तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है और शुरुआत भी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन मैंने कहा शुरुआत ही ऐसी होती है तो उसे करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे हिंदी में ज़्यादा लगाव था और हिंदी भाषा पढ़कर मैं बहुत अच्छी तरह समझ लेता था। आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा कहा कि आपने मराठी में क्यों नहीं लिखा, लेकिन मैं तब समझ रहा था कि हमारे देश की भाषा हिंदी है। आज हमारे उस भाषा को पसंद भी नहीं कर रहे लोग, वो अलग बात है, लेकिन साहित्य कभी मरता नहीं, चाहे किसी भी भाषा में हो। तो यहाँ आने के बाद फिर मैंने 2 किताब और लिखी, नई दुनिया की नई कहानी और ये रामदास। ऐसी 2 किताबें लेकर मैं प्रकाशकों के पास गया। किसी ने कहा पैसे लगते, किसी ने कहा समय नहीं है, और एक ने कहा गेट आउट फ्रॉम वेयर यू डोंट नो व्हाट इज़ द पब्लिकेशन। उस आदमी का बुरा तो लग गया, लेकिन मैं उसे प्रणाम करता हूँ कि उसकी वजह से आज मेरी ये 25 किताबें दिखाई दे रही है। अगर मैं संघर्ष करता रहा, लोगों के कहने में नहीं आया, लोगों के टॉर्चर में नहीं आया, तो मैं आज गुलशन नंदा बन गया हूँ। क्योंकि सपना अपना होता है और उसे पूरा करना ही हम खुद कर सकते हैं, दूसरे के आज सहारे पे नहीं होता है। और अच्छा हुआ कि उस प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा कि आज मेरा स्वयं का प्रकाशन है, भारतीय साहित्य कला प्रकाशन के नाम से, और अपने प्रकाशन में मेरी पुस्तकें प्रकाशित होती है। और मेरी अपनी पुस्तकें होने की वजह से, मेरा अपना पैसा लगने की वजह से मैंने उस पैसे को भी वसूल करना चाहा तो मार्केटिंग सीखा। ITO से द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा साइकिल से जाता था स्कूल और कॉलेज में और किताबें बेचता था। वो पैसे जब आते थे तो दूसरी किताब जब जाती थी। पान की दुकान या सिगरेट की दुकान करता था या चाय बेचता था, तो उसमें घर चलता था। 2 बेटे हैं, MBA करके बैंक में नौकरी कर रहे, LIC का भी काम कर रहे, तो इस तरह से घर परिवार चल रहा था। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि मेरी जो साधना थी वो पूरी हो गई है। दिल्ली में आने की मेरी जो सफलता मैंने हासिल करने का प्रयास किया वो पूरा हो गया है, और इसी में अपने आप को एक समर्थ व्यक्ति मानता हूँ। आप जैसे पढ़े लिखे पत्रकार लोग मुझे पूछते थे व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हो, आपकी तो योग्यता ही नहीं है। तो मुझे लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए। तो मैंने 40 साल की उम्र में 12वीं पास की CBSE से, दिल्ली से, पत्राचार विद्यालय से। 50 साल की उम्र में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और 63 साल की उम्र में इग्नू से मैंने MA किया। उसके बाद वो एक ग्रंथ लिखा, मानवीय की हिंदी साहित्य। तो ये उपज अपने आप आती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, रास्ते भटकने की आवश्यकता नहीं है। खुद सोचो, अपने लक्ष्य को देखो, असंभव कुछ नहीं है। मेरा अगला सवाल है कि सर आप एक साहित्यकार बन चुके हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप आपकी एक बड़ी उपलब्धि है। और मेरा ये सवाल है कि आप इससे पहले किन किन लोगों की साहित्य पढ़ा करते थे? आपके पसंदीदा कौन से ऐसे कवि थे जो आपके पसंदीदा थे? दरअसल कोई भी लेखक, कोई भी कवि आलोचना का नहीं होता है, कोई भी पुस्तक आलोचना की नहीं होती है। अगर जो पुस्तक मुझे पसंद नहीं है तो आपको पसंद आएगी, लेकिन मैंने जो भी मेरे हाथ में आया और मुझे अच्छा लगा वो मैं पढ़ता गया। और पुस्तकों की चर्चा रहती है कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है। समाचार पत्रों में आने से, समीक्षा छपने से या उसका पाखंडी रूप में प्रचार करने से पुस्तक
आगे नहीं बढ़ती है। किसी ने पुस्तक पढ़ी जैसे मृत्युंजय, एक शिवाजी सावंत का महाभारत पर लिखा हुआ ग्रंथ था, कर्ण के जीवन पर आधारित, वो हमने 10 बार पढ़ा। उस ग्रंथ से हमने सीखा। लोग कहते पुस्तकें पढ़कर क्या करेंगे, हमने सीखा, हमने जीवन को सीखा, व्यक्तित्व को सीखा, आदर्शवाद को सीखा। कर्ण क्या था, कर्ण को क्यों ऐसा बनाया गया, तो वो आदर्शवाद हमने पुस्तकों से सीखा। गुलशन नंदा की उपन्यास पढ़े थे। गुलशन नंदा जी ने जो लिखा उस टाइम लोग कहते थे ये वाहियात लेखक है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छा था, सामाजिक दृष्टिकोण था, वो हमें पसंद आ रहा था। जो हमें पसंद आ रहा था वो हमने पढ़ा। रजनीश की बुराई की लोगों ने, वो हमें पसंद आए। राज कपूर की बुराई की लोगों ने, उनकी फिल्में देखकर हमने बहुत कुछ पाया। राज कपूर को हम फिलोसोफर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो समाज के लिए दिया वो समाज स्वीकार नहीं कर पाया, या समाज ले ही नहीं पाया। समाज को बुद्धि नहीं थी उसे लेने की। ऐसे ऐसे साहित्य की पुस्तकें पढ़ी हुई है कि लोग पढ़ते ही नहीं है। पढ़कर क्या पता चलेगा, पढ़ोगे तो पता है। यूरोप के लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 15-15, 20-20 पुस्तकें एक एक महीने में पढ़ते हैं। उन्हें नॉलेज है। यूरोप इसीलिए आगे बढ़ रहा है कि कुछ अध्ययन कर रहा हो, वो शोध कर रहा है, शोध से वो कुछ पा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं। हमारे बच्चे बिना पढ़े लिखे ही 10वीं पास करके, 12वीं पास करके, कमर्शियल कोर्स करके पैसे कमाने की बात सोचते हैं। पैसा तो अपने आप आता है। आज पैसा अपने आप आ रहा है मेरे पास। जी। मेरा अगला सवाल है कि मैं आपके बारे में यहाँ आने से पहले, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं यहाँ आने से पहले आपके बारे में थोड़ा अध्ययन किया, तो उसमें मुझे पता चला कि आप इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत तौर पे मिले थे, एपीजे अब्दुल कलाम से व्यक्तिगत तौर पे मिले थे। तो वो एक क्या दौर रहा था, और फिर आज ये क्या दौर है? दरअसल ऐसा था कि इंदिरा गांधी से जब मैं पहला मेरा आर्टिकल छपा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे रिव्यू में जब मेरा पहला आर्टिकल छपा था, तो उस समय समाचार पत्रों की बहुत वैल्यू थी। और वो जो आर्टिकल जब छपा था तो वो इंदिरा गांधी जी के कार्यालय में उसकी चर्चा होती थी कि देखो महाराष्ट्र से एक लड़का आया, पेड़ के नीचे बैठता है और पान बीड़ी सिगरेट बेचकर पुस्तकें लिख रहा है। तुम लोग क्या करते हो? तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अपने क्षेत्र से चुनकर आए हो, प्रतिनिधि हो। तो ये इस तरह से उदाहरण देती थी। तो एक एमपी उस टाइम मुझे मिलने भी आए, कह लगे बेटा तू जा, तू इंदिरा गांधी से मिल ले, कि तेरी चर्चा होती है वहाँ पर। मैंने कहा सर मुझे वहाँ कौन ले चलेगा, आप ले चलिए। कह लगे तू चला जा वहाँ पे। पर उस टाइम तो नहीं गया, लेकिन 27 मई 1984 को 3 मूर्ति भवन में मैं उनसे मिला और मैंने कहा भी कि मैं आपके जीवन पर एक पुस्तक लिख रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा, आप लिख सकते तो प्रशासन के बारे में लिखे, हम लोग क्या करते वो लिखे। तब मैंने एक नाटक लिखा और वो प्रकाशित किया, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से अब्दुल कलाम साहब की आपने बात की है, तो अब्दुल कलाम साहब प्रगति मैदान में आए थे, पुस्तक मेला चल रहा था, तो मेरे दुकान पर आने लगे। तो उतने में कई लोगों ने कहा कि ये बहुत चर्चित लेखक है लक्ष्मण राव, तो मेरे दुकान की तरफ आने लग गए, वहाँ मुलाकात होगी मेरी। और राष्ट्रपति जी ये प्रतिभा दाई पाटिल है, तो इनके लिए एक शोध था बहुत बड़ा ये, कि जैसे हम लोग जैसे लोग हैं जो देश के लिए विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको राष्ट्रपति भवन में शोध करके बुलाया जाता है और उनका सम्मान भी करते हैं। तो एक अति विशिष्ट व्यक्ति की विजिट होती है और उन्हीं में से राज्यसभा के मेंबर, संस्था के चेयरमैन वगैरह वगैरह इस तरह से उनकी नियुक्ति की जाती है। तो मैंने वो प्रयास नहीं किया, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राष्ट्रपति भवन का एक गिलास पानी पीने को मिला। हालांकि वहाँ जाने के बाद भोजन हुआ, राष्ट्रपति जी के साथ 22 मिनट बातचीत हुई और एक समूह था, एक मतलब 20-25 लोगों का, जिसमें क्लास 1 ऑफिसर थे। यह एक अपने आप में एक गौरव का विषय है। बहुत ये गौरव का विषय है, ये बहुत ही गौरव का विषय है। और ये ऐसे क्षण मिलते नहीं है, जो मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को मिल ही नहीं सकते। अमीर को तो मिल जाएंगे, लेकिन मुझ जैसे गरीब को नहीं मिल सकते, वो जो मिल गए। इसीलिए मैं देश के लोगों को, युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम की अपेक्षा मत करो और प्रतीक्षा भी मत करो, लगे रहो, लक्ष्य की तरफ देखो, पूरा करो उसे, असंभव नहीं है। मैं आपसे आपकी किताब की कुछ लाइनें मैं सुनना चाहता हूँ, जो आपकी किताब पुस्तकें की जो प्रसिद्ध लाइनें वो जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। जैसे कि रामदास, जैसे उपन्यास लिखा है मैंने, रामदास के साथ एक लड़की पढ़ती थी रंजना। तो ये मास्टर को ये पता ही नहीं था कि ये तो आवारा टाइप का लड़का है, ये रंजना इतनी सुंदर लड़की, और दोनों को आपस में ट्यूशन पढ़ा रही थी। लेकिन अचानक ही उन दोनों का आपस में प्रेम हो गया। जब अध्यापक को पता चला तो उन्होंने कहा अगर ये आगे बढ़ते गए तो मेरी बदनामी होगी, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ।
मैं जब भी कि सड़कों पर चलता हूँ तो लोग दरवाजे के पास बैठे होते थे, खड़े होकर मुझे नमस्कार करते हैं, और इस तरह का प्रकरण आया तो मेरी क्या हालत होगी। तो वो अलग करने का प्रयास करता है, तो रंजना उत्तर देती है कि सर वो 4 नाम के अक्षर ही क्यों मेरे बुद्धि में ग्रहण कर गए, रामदास जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ, आप मुझसे क्यों अलग कर रहे हो, मैंने कौन सा अपराध किया है, हमने कभी एक दूसरे को अब तक स्पर्श भी नहीं किया है, प्रेम हमारे दिल से हो रहा है और आप अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हो। तो ये भावनात्मक जो दृष्टिकोण था वो हमें प्रेरणा के दृष्टि से हमें मिला और उस पर एक उपन्यास तैयार हो गया। ऐसे कई है, जैसे रेणु जो उपन्यास है हमारा, इस सामने एक लड़की पढ़ने आती थी, सीए कर रही थी, उसके साथ लड़के आते थे, वो मेरे पास बैठकर चाय वाय पीते थे, तो वो कहने लगते थे कि वो कभी किसी से बात नहीं करती, बोलती नहीं है, बहुत आदर्शवादी है। हमने कहा बेटा दिखाओ हमें। उन्होंने एक दिन दिखाया मुझे, मैं ऑब्जर्व करता रहा, 3-4 महीने में मैंने उस पर उपन्यास तैयार कर लिया। नर्मदा नाम की लड़की जो है भोपाल में मॉर्निंग वॉक करने लगती थी, मैं उसी भवन में मजदूरी कर रहा था, जब मैं देखता था उसे मुझे लगा कि इस कोठी की लड़की है, ये इनके माँ बाप कोठी के। बाद में पता चला कि मजदूर की बेटी है, उसे अपने बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। तो ये जितने भी सामाजिक घटनाएं हैं ये मैंने आंखों से देखी है, इस फुटपाथ से, इस सड़क से। शायद यदि मैं किसी भवन में एयर कंडीशन में बैठा होता है, या कहीं प्रोफेसर होता है, या लेक्चरर होता है, या क्लास 1 ऑफिसर होता है, ये पुस्तकें नहीं रची जाती। मतलब आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं, जीवन के सच्ची घटनाओं पर आधारित है। घटनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। अगर मैंने कुछ देखा तो व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने किसी से सुना नहीं है, मैंने व्यक्तिगत देखा भी है और अनुभव भी किया है, और वो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। इसलिए ये लोग पसंद करते हैं, लोग जगह जगह पसंद करते हैं कि कहता है ये तो सच्ची घटना लगती है, लेकिन हमें उसमें लिखना पड़ता है, नाम बदलने पड़ते हैं, स्थान बदलने पड़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन ना ले। और हम कभी पात्रों को मिलते नहीं हैं, क्योंकि पात्र विश्वास नहीं करेगा और वो अनुमति नहीं देगा, और हम अनुमति भी देता है वो तो सच नहीं बोलेगा। बिल्कुल। तो ये एक साहित्य का दृष्टिकोण है। साहित्यकार की कई कक्षा नहीं होती है, कई पाठशाला नहीं है कि जाकर आप बैठो और आप साहित्यकार बन जाओ, नहीं, वो बहुत बड़ी उपज है। ये हम जैसे जो उपज कर सामने आए ना, ये समझ लो कि बहुत एक उपलब्धि है। हम जैसे लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि जिसने सब कुछ त्याग कर लिया वो आज शायद कोई नहीं मिलता है। सबको आज सुविधाजनक व्यवस्था चाहिए, हमें तो मिली नहीं है और हमने अपेक्षा भी नहीं की है, लेकिन आज दुनिया में नाम है हमारा, है कोई लक्ष्मण राव जी। मेरा अगला सवाल है कि सर आज के इस दौर में साहित्य विलुप्त होते जा रहा है। साहित्य की अब कोई मतलब जितने भी नए दौर के युवा हैं या युवतियाँ हैं, कोई साहित्य पे ध्यान नहीं देते हैं। हर किसी को अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में ज़्यादा रुचि होती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक साहित्य के लेखक हैं और आपके सामने अगर साहित्य विलुप्त होता हुआ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसे कि आप जो कह रहे हैं ना कि साहित्य लुप्त हो रहा है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। साहित्य कभी था ही नहीं। साहित्य जो है कभी उसका मार्केटिंग नहीं हुआ साहित्य का, लेकिन साहित्य को पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं और वो आज भी है, आगे भी रहेंगे। संख्या घट गई ये बात अलग है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई, साहित्य के बारे में रुचि रखने वालों की कमी आ गई। इसकी वजह से ये है कि बाकी काम बढ़ गए, नौकरी पेशा बढ़ गया, आने जाने के लिए टाइम लगता है। अगर सीमापुरी से जो विकासपुरी जा रहा काम करने के लिए तो 4 घंटे आने जाने में गए, क्या पढ़ेगा और क्या लिखेगा, क्या खाएगा और क्या पिएगा। तो इस तरह से समस्या बनी हुई है। रोज़गार ये समस्या ज़्यादा बड़ी बन गई है। पहले ऐसा होता था कि माँ बाप घर में कुछ लाते थे और बच्चे पढ़ते थे, 10वीं तक तो पढ़ ही लेते थे। अब वो भी बात नहीं रही है, माँ बाप की क्षमता भी नहीं रही है। लेकिन देश अभी बहुत सुधर गया है, हालांकि शिक्षा का स्तर भी सुधर गया है, पाठ्यक्रम भी बदलते आ रहे हैं और बच्चे उन्नति भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक साहित्य का बात है तो साहित्य को जैसे पेड़ लगाने के लिए लोगों को कहना पड़ता है कि पेड़ लगाओ, प्रदूषण कम हो जाएगा, पर्यावरण बढ़ेगा, इसी तरह से साहित्य को लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ऐसी कोई भूमि ढूंढनी पड़ेगी कि इसको लगाना पड़ेगा, तो लोगों का रुझान वहाँ तक आ जाए, बच्चों का रुझान वहाँ तक आए और साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य से फिर कुछ उभर कर आएगा। ये प्रथा आती है, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही आएगी और ठीक हो जाएगा। लेकिन यही है कि जो समय के पहले कर लेता है वो आगे बढ़ता है, जो समय का इंतज़ार करता है वो पीछे रह जाता है।
लेकिन साहित्य मरा नहीं है, ना मरेगा, पढ़ने वाले हैं। मेरी पुस्तकें बिक रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ते हैं लोग। मेरी तब पुस्तकें 50 और 100 रुपये की होती थी, अब तो 300 रुपये की है, 400 रुपये की है, 1200 रुपये का एक एक ग्रंथ है, लोग खरीद रहे हैं। अब तो लोगों के पास पैसे भी है, 1-1 लाख रुपये की तनख्वाह है, 50,000 की तनख्वाह है। जब मैं 3 रुपये का उपन्यास कभी गलती से खरीद भी लेता था तो उस समय 3 ही रुपये की मजदूरी होती थी। आज के हिसाब से 500-700 रुपये की मजदूरी है, 300 रुपये का उपन्यास है, तो सस्ता ही है वो। लेकिन पढ़ने की और ख़रीदने की रुचि होनी चाहिए। वो अब एक प्रथा आएगी, कोई ना कोई, वो एक रास्ते आएंगे और तब ऐसा संभव होगा। लेकिन साहित्य कभी मरता नहीं है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से इनका जीवन कठिन दौर से गुजरा, क्योंकि महाराष्ट्र से आने के बाद दिल्ली तक का सफ़र बहुत ही दुखदाई रहा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।